डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड में जो हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, और मोशन के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले कहाँ पढ़ा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था भाई? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक ना? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही था कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बट ध्यान ये रखना है कि ये जो मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है ये हमेशा किस डायरेक्शन में हो? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है? तो जब हम फ्लूइड के मोशन की स्टडी करने वाले हैं तब भी जो हमारा स्टडी होगा वो कंप्लीटली बेस्ड होगा किसके ऊपर? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि स्टडी तो हमें मोशन की करनी है और इसमें फोर्स क्या है? इन्वॉल्व है। और डायनेमिक्स में भी जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम मोशन, फ्लूइड मोशन की स्टडी करेंगे किसके कारण? बिकॉज ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो एक आध फोर्स नहीं, कई तरह के डिफरेंट टाइप के फोर्सेस फ्लूइड के ऊपर अप्लाई होते हैं। इसीलिए हम लोग जब यहां F निकालेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में तो निकालेंगे F नेट फोर्स निकालेंगे, क्योंकि किसी एक फोर्स के कारण तो फ्लो नहीं हो रहा है ना। ठीक है? तो सबसे पहले इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? F नेट। कि F नेट में कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हैं और उन सबका जब हम कंबाइंड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? F नेट मिलेगा। तो सबसे पहले देखना है कि यदि कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। क्लियर है? कौन कौन से फोर्स लेंगे भाई? सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे जितना भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो अंडर ग्रेविटी हो रहा है, अर्थ के ऊपर ही तो हो रहा है। तो एक जो फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा है? प्रेशर। बिकॉज जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा फ्लो नहीं हो सकता। तो एक तो आप ग्रेविटी को हमेशा मानेंगे, चाहे जो भी फ्लो हो वो अंडर ग्रेविटी होना है क्योंकि अर्थ के ऊपर हो रहा है। दूसरा, जो भी फ्लो हो रहा है वो सर्टेन प्रेशर डिफरेंस के अंतर्गत हो रहा है, क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होता तो फ्लो नहीं होता। ये चीज क्लियर है? तो फोर्स एक तो ग्रेविटी हो गया, दूसरा हमारा प्रेशर हो गया। तीसरा जो फोर्स है जो कि जनरली आपको देखने के लिए मिलता है वो है टर्बुलेंसी, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया कई बार। फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंसी। ठीक ना? फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी और फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। अब अगर आप, चूंकि फोर्सेस क्या लग रहे हैं? कई सारे लग रहे हैं। ठीक ना? तो हम लोग एक फोर्स के कारण फ्लूइड का तो फ्लो हो नहीं रहा है, ये 5 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे? नेट फोर्स निकालेंगे। ठीक ना? तो F नेट कितना हो जाएगा भाई? इन सभी का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो क्या क्या आएगा भाई? सबसे पहला Fg प्लस Fp प्लस Fv प्लस Fc प्लस Ft। ये नेट फोर्स इतना लगता है जब भी कोई फ्लूइड क्या कर रहा हो? फ्लो कर रहा हो। ये जब भी कोई फ्लूइड मोशन में हो तो उसके ऊपर ये इतने सारे फोर्स एक्ट करते हैं, और इन सब के सम से हमें जाके क्या मिल जाता है? नेट फोर्स मिल जाता है। जनरली टर्बुलेंसी को हम लोग लेमिनार फ्लो मान करके क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। फ्लूइड को आइडियल मान करके फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक ना? और फ्लूइड को लिक्विड मान करके फ्लूइड फोर्स ड्यू टू इनकम्प्रेसिबिलिटी को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा, क्यों नेग्लेक्ट कर दिया भाई? जब ये फोर्स लग रहे हैं तो नेग्लेक्ट क्यों किया? हाँ, सिस्टम को इजी करने के लिए। अगर हम इतने सारे फोर्सेस को कंसीडर करके चलेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो चीजों को सिंपल करने के लिए हम कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम फ्लूइड को आइडियल मान लेंगे। जैसे ही हम फ्लूइड को आइडियल मानेंगे क्या फायदा होगा भाई? विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक ना? हम फ्लूइड को लिक्विड मान लेंगे एंड हमको पता है कि लिक्विड आर सपोज टू बी इनकम्प्रेसिबल, तो फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हम फ्लो को लेमिनार मान लेंगे तो फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
तो ये मेजर 5 फोर्सेस हैं, कौन कौन से आए? ग्रेविटी, प्रेशर, टर्बुलेंसी, कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी। इनमें से 3 को हम कुछ ना कुछ एज्यूम करके नेग्लेक्ट कर देंगे। टर्बुलेंसी को नेग्लेक्ट किया, कंप्रेसिबिलिटी को नेग्लेक्ट किया और विस्कोसिटी को नेग्लेक्ट किया। लेकिन 2 चीजों को आप कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा प्रेशर फोर्स। तो इन्हें आपको लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है? तो इन चीजों के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, कुछ एजम्पशन हम लोग यहां और मान के चलते हैं जब हम डायनेमिक्स पढ़ते हैं। पहला, फ्लो इज और फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब विस्कोसिटी हो लेकिन बहुत ही कम हो। और जैसे वाटर, ठीक ना, बेसिकली फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग वाटर की स्टडी करते हैं, वाटर के फ्लो की स्टडी करते हैं, तो इसीलिए हम फ्लो को नॉन विस्कस मान लेते हैं, यानी बहुत ज्यादा गाढ़ा फ्लूइड हम लोग यूज नहीं करेंगे। याद कीजिए, इंजीनियरिंग फ्लूइड हमारी जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं किसके अबाउट रहेगी? इंजीनियरिंग फ्लूइड, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वाटर होता है। तो हमारा एक एजम्पशन हो जाता है कि हम क्या मान लिए? फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब ये नहीं है कि विस्कोसिटी बिल्कुल 0 हो जाए, विस्कोसिटी है लेकिन बहुत ही कम है, वो फ्लो में कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, जैसे कि वाटर। दूसरा, हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो फ्लूइड है वो हमारा इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब लिक्विड है, ठीक ना। यहां पर हम गैसेस की बात नहीं करेंगे। क्लियर है ना? तो ये 2 एजम्पशन है जो हम कहां लेके चलते हैं? फ्लूइड। कौन कौन सा भाई? पहला, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब दैट इज लिक्विड। पहला एजम्पशन तो ये है। और जो हमारा दूसरा एजम्पशन है वो क्या है भाई? नॉन विस्कस। फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब ये नहीं है कि विस्कोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। विस्कोसिटी बहुत कम है, जैसे हमारा वाटर। इंजीनियरिंग फ्लूइड को हम बेसिकली कंसिडर करेंगे और इंजीनियरिंग फ्लूइड के अंदर मेनली किसको लेकर चलेंगे? वाटर को। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, इसके बेसिस पे हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स को आगे स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में बेसिकली हमारा कंसर्न फ्लूइड का मोशन है, जबकि स्टैटिक में रेस्ट था। डायनेमिक्स में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? मोशन की, और साथ ही साथ उस मोशन के लिए जिम्मेदार फोर्स की भी स्टडी करने वाले हैं। किसमें? फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमें पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसके रिस्पेक्ट में? फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारी ड्यूटी है सबसे पहले कि हम ये जाने कि ये जो फोर्स है, जब फ्लूइड के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, फ्लूइड के मोशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये फोर्स के अंतर्गत कौन कौन से फोर्स आते हैं? क्योंकि फ्लूइड फ्लो एक फोर्स के लिए नहीं होता, एक फोर्स के कारण नहीं होता, इसमें कई सारे फोर्सेस क्या हैं? इन्वॉल्व है। अब ये 5 फोर्स लग रहे हैं, और 5 फोर्स के साथ फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स को स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस कॉम्प्लिकेसी को दूर करने के लिए हम कुछ एजम्पशन ले लेते हैं, और बेस्ड अपॉन दैट एजम्पशन कुछ ना कुछ फोर्सेस क्या हो जाते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिससे कि ये इक्वेशन क्या हो जाए? सिंपल हो जाए। और इसको सिंपल करने के लिए बेसिकली जो एजम्पशन यूज किया गया, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग एजम्पशन लिया गया। जैसे रेनॉल्ड्स ने फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल माना। रेनॉल्ड्स ने क्या माना? फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल। और हमें पता है इनकम्प्रेसिबल का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड, वाटर नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या माना गया? लिक्विड माना गया। और इसके कारण फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी को क्या मान लिया गया? 0। तो आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F नेट इज इक्वल टू Fg प्लस Fp प्लस Fv प्लस Ft। ये 4 फोर्सेस रहेंगे, और ये जो कंप्रेसिबिलिटी है ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से जो आपको इक्वेशन मिलता है, दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। कंप्रेसिबिलिटी के बाद हम लोग क्या नेग्लेक्ट करने वाले हैं? टर्बुलेंसी। ठीक ना, लिखें इफ फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंसी इज जीरो, दैट इज क्या हो जाएगा? फ्लो कैसा हो जाएगा? लेमिनार। दैट इज फ्लो इज लेमिनार। हम लोग फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंसी को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक ना, तो हमारा नेट फोर्स क्या बच जाता है? एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ वी। सिर्फ यही तीन फोर्सेज रह जाते हैं हमारे नेट फोर्स के अंतर्गत। ठीक ना, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नेवियर स्टोक के बाद कौन आए? यूलर। यूलर ने क्या कहा कि हम फ्लूइड को क्या मान लें? आइडियल मान लें। और जैसे ही हम फ्लूइड को आइडियल मानेंगे, फ्लूइड की विस्कोसिटी को हम क्या मान लेंगे? जीरो। क्लियर है? तो यूलर ने क्या किया? फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी को क्या मान लिया? जीरो मान लिया। यूलर का एजम्पशन था क्या? थर्ड एजम्पशन यूलर के अनुसार फ्लूइड इज आइडियल, दैट इज विस्कोसिटी इज जीरो। जैसे ही फोर्स और विस्कोसिटी जीरो होने का मतलब है फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो अब जो आपका फाइनली एफ नेट बचेगा, ये क्या हो जाएगा? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी प्लस फोर्स ड्यू टू प्रेशर। और फिर फाइनली इस इक्वेशन को कहा गया यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फाइनली जो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन बना, यही बन गया बेस किसके लिए? जब हम डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड पढ़ते हैं तो उसमें जो नेट फोर्स के लिए कौन कौन से फोर्स बेसिकली अप्लाई होते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यही दो फोर्स रह गए। इसीलिए आगे जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हम सिर्फ इन्हीं दो फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। क्लियर है? और ये जो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन बना हमारा, यही बन गया बेस किसके लिए? फ्लूइड डायनेमिक्स के। चाहे बर्नौलिस हो या बर्नौलिस के एप्लीकेशंस हो, ये सब के सब कहां से निकल के आए? यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। बर्नौलिस पहले नहीं आए, पहले कौन आया? यूलर। इसने अपना इक्वेशन दिया और इसके इक्वेशन को आधार मान के बर्नौलिस ने अपना लॉ दिया, अपना थ्योरम दिया। इसीलिए पूरे फ्लूइड डायनेमिक्स का जो बेस है और जो बेस्ड है वो किसके ऊपर है? यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको डिटेल में समझना है, इसके बाद हम लोग बर्नौलिस थ्योरम की बात करेंगे। क्लियर है? हेडिंग दे यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले यूलर ने एक 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड ले लिया, इट इज एक्स एंड दिस इज वाई, और इसके अंदर ये एक स्ट्रीम लाइन लिया। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रीम लाइन पढ़ा था, ठीक ना, कि स्ट्रीम लाइन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ फ्लो देता है। किसी पॉइंट पर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, ये चीज हमें किससे मिलती है? स्ट्रीम लाइन से। और ये एक इमेजनरी लाइन थी, ठीक है। और इस इमेजनरी लाइन के अलॉन्ग उसने एक स्मॉल फ्लूइड पार्टिकल्स को कंसिडर कर लिया, जो कि आपको सिलिंड्रिकल फॉर्म में यहां पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए फिगर में क्या है, यहां पर एक स्मॉल फ्लूइड पार्टिकल्स लिया गया है, ठीक ना। अब पार्टिकल का मतलब एक पार्टिकल नहीं है, एक एरिया ले लिया गया है, एक वॉल्यूम ले लिया किसका, जिसके अंदर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। और इसकी स्मॉल है, इसकी लेंथ कितनी ली गई है? ds, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल, ये कितना लिया गया है? dA। हमने मान लिया ये जो फ्लूइड हमने लिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? dA है। लेंथ कितनी है? ds है, ठीक ना। लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? ds, और क्रॉस सेक्शनल एरिया dA। ना
अब हमें पता है कि हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं किया था और प्रेशर को नेग्लेक्ट नहीं किया, तो हम इन दोनों फोर्सेस को इस पे स्टडी करेंगे। ठीक, इस फ्लूइड के मोशन के लिए ये जो दो फोर्स हैं वो कैसे जिम्मेदार है, पहला देखेंगे। और किस डायरेक्शन में देखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसीलिए स्ट्रीमलाइन लिया था, बिकॉज स्ट्रीमलाइन क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक ना, तो यहां पर दिख रहा है, हमने मान लिया कि इस फेस के ऊपर प्रेशर कितना है? P है। इस फेस के पास ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर प्रेशर कितना है? P। तो नेट फोर्स कितना लगेगा? फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर लग रहा है P और एरिया है D, सो इट इज P इंटू D। अब इधर से देखिए, इधर से कितना फोर्स लगेगा? कहेंगे सर इधर से क्यों फोर्स लगा रहे हैं भाई? हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स हमेशा सरफेस के ऊपर कैसे लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। क्लियर है? ये हमने पिछले क्लासेस में क्लियर किया था। तो अब यहां पर, यहां से जब हम यहां जाएंगे, देयर मस्ट बी सम चेंज इन प्रेशर, क्योंकि फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? प्रेशर डिफरेंस। तो हमने मान लिया कि यहां से यहां आने में प्रेशर में चेंज कितना है? डीपी। प्रेशर में चेंज कितना है? डीपी। तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा? P प्लस डीपी। P तो फोर्स पहले से था और चेंज कितने का हुआ? डीपी इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये फोर्स हमारा इस तरफ से लग रहा है, तो ये प्रेशर फोर्स क्लियर हुआ। दूसरा फोर्स जो हमें कौन सा लेना है? ग्रेविटी। यानी इस फ्लूइड का कुछ ना कुछ तो मास होगा, ठीक है ना, और वो किधर काम कर रहा होगा? टुवर्ड्स ग्रेविटी, टुवर्ड्स अर्थ। क्लियर है? तो हमने इसका वेट ले लिया है कितना? mg। ठीक, अब चीजें यहां पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए हमने यहां पर थोड़ा सा बड़े फॉर्म में इसको बनाया। ठीक है, ये यहां से यहां तक ये है ds, ये जो सेंट्रल लाइन जा रही है ये हो गई हमारी ds। क्लियर है ना? mg नीचे की तरफ लग रहा है। अगर इस एंगल को हमने थीटा माना है, ध्यान दे ये थीटा है और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? यहां से यहां तक 90 डिग्री होगा, इतना हो गया थीटा। तो जो बचा हुआ होगा वो कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? थीटा। क्लियर है? अब ये हमारा थीटा है, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर रिजॉल्व करेंगे फोर्स को तो इधर नीचे, इधर mg था, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब हमें कौन सा लेना है भाई? फोर्स, क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो में लेना है। ठीक ना, along the direction of flow, along the direction of flow। हमें फ्लो के डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं इन्हें कंसीडर करना है। क्लियर है? तो फोर्स के डायरेक्शन में एक तो ये लग रहा था प्रेशर, और ये दूसरा प्रेशर, और तीसरा mg sin थीटा किधर लग रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्या इसका कोई रोल है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में? mg cos थीटा का इसका कहीं कोई रोल नहीं। ठीक ना, तो जब हम बात करेंगे नेट फोर्स की, नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। क्लियर है? तो नेट फोर्स में हमें दो ही लेना है, प्रेशर और ग्रेविटी। तो देखें क्या ले लेंगे? P इंटू DA। उधर से क्या लग रहा है बताइए? अच्छा, डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, तो ले लेंगे साइन माइनस P प्लस DP इंटू DA। और ये भी किस डायरेक्शन में लग रहा है? mg sin थीटा, इसके अपोजिट ही लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? नाउ देखेंगे यहां पर P इंटू DA माइनस P इंटू DA माइनस DP इंटू DA माइनस mg। अच्छा, साइन थीटा के लिए क्या पुट कर सकते हैं? dz अपॉन
लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया और इक्वेशन में हमारा बचा क्या भाई, माइनस dp इंटू डी ए माइनस, अच्छा अब मास को क्या लिख सकते हैं, देखेंगे कल हम लोगों ने पढ़ा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लिख सकते हैं। सो इट इज, यहां पर लिख रहे हैं हम लोग, अच्छा वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी एरिया इंटू लेंथ, कैन बी राइट, ओके। नाउ देखें डीपी डीए के बाद क्या बचा, एम जी, एम के बदले क्या लिख रहे हैं, रो इंटू डीए, क्योंकि एरिया को हमने कितना माना है, डीए, इंटू लेंथ को डीएस, क्लियर है, और साथ में क्या बचा है, डीए, ठीक है, अच्छा सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया, हम लोग इसको लिख रहे थे ना, तो रो इंटू डीए इंटू लेंथ डीएस, और इंटू क्या बचा, जी भी तो बचा, जी इंटू डीजेड बाई डीएस इज इक्वल टू, इस मास को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो इंटू डीए इंटू डीएस इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डीबी बाई डीटी, डीबी बाई डीटी लिख सकते हैं ना। अब देखें कुछ कैंसिल होगा, डीए, हाँ कहाँ भाई, ओ सॉरी यहाँ डीपी है ना, ये डीपी ना। अब देखें डीए यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, कैंसिल आउट कर दें, ठीक है, और देखिए यहां से डीएस और यहां के डीएस से कैंसिल हो गया, और कुछ बच रहा है नहीं, फाइनली जो बचा उसको लिखते हैं माइनस डीपी माइनस रो जी डीजेड इज इक्वल टू रो डीएस। अच्छा एक काम करें, डीएस है और डीएस के नीचे किसको ले आए, डीटी इंटू, ठीक ना, सो इट इज माइनस डीपी माइनस रो जी डीजेड इज इक्वल टू रो, इसके बदले आ गया v और ये इंटू dv, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, ठीक ना, इन सभी को हम क्या कर दें, उस तरफ लेके चले जाएं, ठीक ना, तो क्या बचेगा भाई बताइए, dp प्लस रो जी dz माइनस आएगा ना, तो इसको हम कर दें प्लस रो वी डी वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्लियर है ना। अब देखें पूरे सिस्टम को हम रो से यदि डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा डीपी बाई रो प्लस जी डीजेड प्लस वी डीवी इज इक्वल टू 0, क्लियर है। ये जो फाइनल इक्वेशन आया, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं एवलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज एवलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन।